Last week, I told you that we are going to जो है मैं लिखने को दूँगी और आप करेंगे। आज का जो एजेंडा और इस वीक का एजेंडा है पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मुझे इस वीक में आपको एक नया टॉपिक कवर कराना है, वो है केस मेथड लर्निंग या केस मेथड टीचिंग भी उसको कहते हैं। अगर आज टाइम थोड़ा बच गया तो आई वुड जस्ट इंट्रोड्यूस दैट और कल हम एक्चुअली एक केस मेथड लेकर उसके ऊपर फिर हम स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो आज हम क्या गेन करेंगे यानी कल और परसों में हम केस मेथड फिनिश करेंगे। हम एक रिपोर्ट कल भी लिखेंगे, एक आज भी और इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हमने जो लास्ट टाइम भी नहीं हम वीक में कर सके थे, वो वाले एमसीक्यूज़ कुछ हम करेंगे। एक और ज़रूरी चीज़ आपको ये बताऊँगी कि नेक्स्ट वीक से हम एक फॉर्मल रिविज़न स्टार्ट कर लेंगे और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट विद मी और उसमें मैंने जब आपको शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, तब मेरा ये आइडिया था कि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, तो यू कैन रीड एवरीथिंग व्हिच इज़ सपोर्टिंग डिटेल। अब ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि आप उस सपोर्टिंग डिटेल को बहुत ज़्यादा कर सको, तो आई वुड बी डूइंग व्हाट मैं आपको फ़ोकस्ड उसके अंदर से नोट्स पे मार्क करके कि ये चीज़ें आपने डेफ़िनिटली करनी है और फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे दूँगी और मुझे ये भी मालूम है कि कुछ लोग सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़िज़िकल से दोबारा हमें जॉइन किया और जो लोग शुरू से ही यहाँ पढ़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे, जिन्होंने यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस तो वो पढ़ रहे हैं, बट दे स्टार्टेड लेट। तो जो शुरू के लेक्चर्स थे और शुरू की जो हमने किया था वो हमारा एक रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और रिवीजन के साथ-साथ फिर वही कि कुछ जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जैसे होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, वो भी मैं आपको वहाँ पे करवाती जाऊँगी। जी, मैं मुस्कान आपने कुछ क्वेश्चन किया है? अ, जी, ज़रूर पूछिए मुस्कान आप एमसीक्यू ज़रूर पूछिए और मैं भी आपको एमसीक्यूज़ जो हैं मैंने नोट इसको नहीं किया था। आई रिमेंबर कि ये हम नहीं कर पाए थे। वो एमसीक्यूज़ अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप एमसीक्यू यहाँ पे लिख दो, कॉपी कर दो या मुझे आप टेक्स्ट कर देना मैं आपका आंसर कर दूँगी। ठीक है? तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आप मुझे टेक्स्ट कर देना फिर मैं उसको आंसर कर दूँगी आपको। तो आपको जो चीज़ मैंने सिखानी है, आपको सिर्फ़ एक रिवाइज़ आप समझ लें, कर लें पहले हम इस चीज़ को, वो ये है कि आपके पास 2 मैंने आपको बेसिक अ, फॉर्मेट सिखाए थे रिपोर्ट के हवाले से इफ यू रिमेंबर तो वो आपके पास पीडीएफ में मौजूद है। लेकिन मैंने अपने जो मेरे असिस्टेंट होते हैं मुझे असिस्ट करते हैं कॉलेज में, तो मैंने उनकी ज़रा हेल्प लेकर मैंने उन्हें कहा कि इसको कॉपी कर दो। अगर आपको ये यानी वर्ड फॉर्मेट में है और उसमें जो नेसेसरी चेंजेस भी थी, इम्प्रूवमेंट्स थी, जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था, तो मैंने इम्प्रूवमेंट को सिर्फ़ आपको मेंशन किया था, मगर अब इसको चूँकि मैंने पूरी तरह से इसको कर लिया है आपको मैं भी गाइड कर देती हूँ, आपकी काइंड ऑफ रिविज़न हो जाएगी। जब आप गो थ्रू करोगे कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, तो देन आपको एक रिपोर्ट मैं आपके सामने एक सिनेरियो दूँगी और आज कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा अपनी अ, लाइक बिज़ी होने की वज़ह से मैंने उसको दोबारा से रीराइट तो नहीं किया उस रिपोर्ट को। इट वाज़ रिटन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेकिन मैंने उसको आपको मैं गाइड कर दूँगी क्लियरली कि आप किस तरह लिखोगे बट दैट्स रिटन परफेक्टली फाइन कि आप उसी तरह की रिपोर्ट लिखोगे। तो मैं अभी आपको सिनेरियो देने से पहले एक छोटा-सा एक रिकैप दे दूँ, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने रिपोर्ट जो करनी थी, वो की थी या पढ़ी थी, वो किस तरह से हमने प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में लिखनी है। और अभी जो आपके सीनियर्स हैं, इमीडिएट सीनियर्स, आई टॉक्ड टू देम एंड सम ऑफ देम टोल्ड मी कि उनको एक रिपोर्ट आती है और एक लेटर आता है और मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये अनइम्पोर्टेंट सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं नहीं 80 मार्क्स के एमसीक्यू से हम पास कर लें और हम मेमो और रिपोर्ट ना लिखना सीखें। वो वैसे भी आपके करियर के लिए अच्छी बात नहीं है। यू शुड नो हाउ टू राइट।
तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जो सिंपल आप कह सकते हो मेमोरेंडम रिपोर्ट आपके सामने है। अगर एग्जामिनर आपको ये कंफ्यूज आप ना हो जाओ इसलिए बता रही हूँ। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट लिखिए, तो आप ये समझ लो, ये बार-बार मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मेट जो है मेमोरेंडम होगा। फॉर्मेट इसका जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट या डेट सब्जेक्ट। और एनालिटिकल का मतलब है कि इसके अंदर रिकमेंडेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि मेमोरेंडम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखो, तो उसमें वो साफ आपको कह रहा है कि रिकमेंडेशन नहीं देनी। उस सूरत में आप कंक्लूजन पे अपनी रिपोर्ट को एंड करोगे। अब एक रिपोर्ट लिखते वक़्त जो ज़्यादातर हमारे पास हेडिंग्स जो होती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आपकी रिपोर्ट और लेटर में यही डिफरेंस है कि लेटर शुड नॉट कंटेन एनी हेडिंग, बट रिपोर्ट शुड कंटेन अ हेडिंग। या मेमो आपका जो आम लिखोगे मेमोरेंडम, जैसे कि अभी आपको पहले भी प्रैक्टिस लास्ट वीक्स में की आपने, सर्कुलर भी लिखा, तो वहाँ पर आपको हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट इन रिपोर्ट यू डेफिनिटली राइट अ हेडिंग। अब अगर मैं आपको हेडिंग रिवाइज करा दूँ सपोज़, तो उसमें आपको याद है कहा था इंट्रोडक्शन सिर्फ़ गो थ्रू करें पहले हेडिंग से, इंट्रोडक्शन, या जिसकी जगह पे मैंने आपको बोला था टर्म ऑफ रेफरेंस, या टर्म ऑफ रेफरेंस लिखोगे या इंट्रोडक्शन लिखोगे। अभी ये जो मैंने अपनी टीए से ये करवाया तो उसने मुझे लिख कर दिया है, उसकी और फॉर्मेटिंग उसकी है, बट ही फॉलोड माय इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी फाइंडिंग मेन हेडिंग को कैपिटल में लिखा है। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप मिक्स करके लिखें और थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, तो भी आप कर सकते हो। और आपने जिस तरह ये स्पेसिंग यहाँ हुई हुई है, ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह से आपने रिपोर्ट को टाइप करना है। चूंकि आपको पहले से पता होगा कि इसके पार्ट्स क्या हैं, आपने जैसे अभी देखा इंट्रोडक्शन या टर्म ऑफ रेफरेंस था पहला पार्ट, दूसरा मेथोडोलॉजी है, तीसरा फाइंडिंग्स है, और चौथा आपका कंक्लूजन होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक रिपोर्ट के ऊपर मेथोडोलॉजी मीन कि मैंने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जिससे मैंने डेटा इकट्ठा किया या मैंने सारा एनालिसिस किया, और उस पर फाइंडिंग्स आप पहले लिखते हो कि मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला। और उसमें अगर आपके पास टाइम होगा तो आपने सब हेडिंग देनी जैसे यहाँ हुआ हुआ है। आपके पास बिल्कुल वाकई टाइम नहीं होगा, आपको सब हेडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने जल्दी-जल्दी पॉइंट्स में लिख देना है और नंबरिंग में सारे पॉइंट्स जो हैं वो कर देने हैं आपने। और अगर आपके पास इतनी कुछ राइटिंग स्किल्स या टेक्निक्स होती हैं कि लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप ये लिख रहे हैं, जैसे ये लिखा है कि वर्क एनवायरनमेंट लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, थर्ड सब हेडिंग आगे लिखा है द वर्क एनवायरनमेंट इन ब्रांच इज नॉट हेल्दी। अब ये लिखा हुआ है कि ब्रांच में वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा है तो आपने वर्क एनवायरनमेंट की हेडिंग नहीं दी थी। आपके पास टाइम अगर बच जाए, आपके पास जो पेपर के टाइम में टाइम बच जाए सबमिट कराने में, तो आप इनको अंदर ही पैराग्राफ के हाईलाइट कर सकते हो कि जी मैंने हेडिंग तो नहीं दी थी, मेरे सारे पॉइंट्स हैं, और मैंने जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है उसको आपने यहाँ पर ही अंदर ही उसके हाईलाइट कर देना है। ये एक तरीका आपको मैं एक टेक्निक सिखा रही हूँ, आप इसे यूज कर सकते हो। और बाकी ये होता है कि हर पर्सन का अपना अपना यानी स्टाइल है, हर एक की अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं जिसको वो यूटिलाइज करता है। इसीलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी आप समझ लें कि जिंदगी का एक फॉर्मूला है मेरा, कि अगर कोई पर्सन किसी भी चीज में कोई लर्निंग करता है तो वो लर्निंग उसको हेल्प करती है किसी और फील्ड की लर्निंग में। तो जो लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, उन्हें चीज़ें मैनेज करनी आती हैं, घर से लेकर ऑफ़िस तक इफ दे कैन मैनेज थिंग्स, तो उनको हर चीज़ जो है मैनेज करनी आ जाती है, ठीक है? तो आप इसी तरह ही कोई ना कोई टेक्नीक अडॉप्ट करती हैं। किस तरह करते हो? बिकॉज़ यू फोकस योर अटेंशन ऑन टू योर ऑडियंस, ऑन टू योर रिसीवर्स। आप रिसीवर की नीड्स को लेके चलते हो और फिर उसके मुताबिक चीज़ों को यानी प्रेज़ेंट करते हो। तो आपको मैंने ये बताया कंक्लूजन आ गया, नेक्स्ट हेडिंग है, और लास्ट आपकी हेडिंग आ जाती है रिकमेंडेशंस। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी होती हैं जैसे कि उसमें आप समरी भी लिखते हो।
अब ये आपका काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको बिल्कुल समरी नहीं लिखनी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर रिपोर्ट आपकी आ गई है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और उसमें आपने रिकमेंडेशंस नहीं देनी, तो आपका इतना टाइम सेव हो गया है। वहां पर आप क्या करो कि कंक्लूजन पे खत्म कर दो तो बेहतर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप कंक्लूजन पे खत्म कर दें कि ये चीजें कंक्लूड किया है। इसका मतलब है कि आपका बॉस जो है वो आपसे रिकमेंडेशन नहीं चाहता, वो जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो ले लेगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक दफा फिर याद रखो कि आपकी कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे मेमो फॉर्मेट की हो या वो लेटर फॉर्मेट की हो, दोनों सूरतों में आपकी जो हेडिंग्स हैं वो इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन ऑप्शनल है और रिकमेंडेशन। तो आपने इनकी हेडिंग अगर दी, आपने इस तरह से प्रेजेंट की, तो आप कभी हो ही नहीं सकता कि आपको मार्क्स ना मिले, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने खाली यहाँ पर लिखा था मेमोरेंडम और एक फिर आपने लाइन छोड़नी है बीच में। अगर आपने कंपनी का नाम इसके ऊपर देना है, फिर मेमोरेंडम रिपोर्ट लफ्ज लिखना है पूरा, आप वो भी लिख सकते हो, पूरा मेमोरेंडम रिपोर्ट बिल्कुल लिख सकते हो। और इसके बाद आपको अगर मेमोरेंडम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, ये आपने टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट या डेट सब्जेक्ट की हेडिंग आपने लगानी है, जिससे एग्जामिनर जो है उसको पता चल जाएगा कि आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह आता है। और जो लेटर रिपोर्ट होती है उसमें या तो आप लेटर का फॉर्मेट यूज कर लेते हो, तो या फिर एक सिंपल फॉर्मेट करते हो जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और एग्जामिनर यूजुअली आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो बस कहेगा रिपोर्ट लिखो। और फिर आपको, आपकी मर्जी है कि विद इन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हो तो मेमोरेंडम के साथ आगे मेमोरेंडम रिपोर्ट का लफ्ज लिख दे, ताकि उसे क्लियर हो जाए कि यू आर राइटिंग फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ अ मेमोरेंडम। आप ऐसे कर रहे हो, जिससे क्या होता है कि आप एक से अ पर्सन, उसको क्या पता कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज है जब तक कि आप लिख के नहीं दिखाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, आपको याद अगर हो तो, ये जो लोग लेट ज्वाइन किया या जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, तो इसमें हमने ये किया था कि मिस्टर एक्स वाई जी हैं, जिसको आप लिख रहे हो वो रीजनल मैनेजर कस्टमर सर्विसेज है, वो रीजनल मैनेजर है कस्टमर सर्विसेज का। आप एक मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स हो। ये आपको एक सिचुएशन थी, यहाँ पे सिचुएशन नहीं लिखी हुई, यानी सिनेरियो नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक रिपोर्ट है मेरे पास। और यहाँ पर एबीसी जो लिखा है मैंने, वो आगे आप ज्यादा बेहतर होगा, मैं इसको और क्लियर करके बता देती हूँ। यहाँ पे लिखिए एबीसी, आप लिखेंगे नेम, यानी आपका नाम एबीसी है, आप मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो मिस्टर एक्स वाई जी हैं, आपने उसके नाम के साथ लगाना है कर्टसी टाइटल, मिस्टर या मिसेस अगर वो लिखते हैं, जैसे मैंने बड़ी दफा आपको ये बात बताई, या मिस, एमएस। एमएस किस लिए होता है, जब आप किसी खातून को एड्रेस करते हो और उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप आर की जगह, यहाँ एमिस्टर में आर लगाए ना, यहाँ पे स्मॉल एस लगा देते हैं, तो उसे साउंड जो आपकी होती है वो मिज साउंड होती है। ठीक हो गया? तो इसी तरह आपने डेट लिखी, और डेट में आपको वही तरीका जो लेटर में सिखाया था कि या तो मंथ के बाद डेट लिखोगे, यहाँ पे मैं 05 कर दूं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, 05,2008, ये भी ठीक है। अगर आपने 05 फरवरी से इधर लिखना है लेफ्ट साइड पे, तो आप यहाँ पर कॉमा नहीं लगाओगे, बल्कि 2008 साथ जोड़ दोगे। तो इस तरह से आपकी डेट लिखी जाएगी। अब यहाँ पे रिपोर्ट ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट सुल्तान अहमद, वहां पे सिचुएशन में था कि एक पर्सन है जो कि कस्टमर डिपार्टमेंट में है, कस्टमर सर्विस देखता है, और उसकी जो आई हुई है, कंप्लेंट्स आई हुई है, तो उसको आपने देखना है कि जी उसकी पहले एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसकी एफिशिएंसी जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ऊपर ये जो आ जाता है ना लाइट, आपको ग्रीन रेड कलर तो आपको पता है स्पेलिंग के लिए आता है, वो जगह का नाम होता है। यहाँ पे चूंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है इसलिए उसने ग्रीन कर दिया है। रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट लिखा है अबाउट समथिंग, और या दिस हैज अ रेफरेंस अगर मैं लिख देती हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, दिस हैज अ रेफरेंस, आर स्मॉल कर दें, तो अब आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया, तो उसने ग्रीन कलर जो है वो उठा दिया। आप अगर चाहें तो इस तरह स्टार्ट कर सकते हो, और आपके पास पीडीएफ जो आपके पास रिपोर्ट का एक पूरा क्लाउड पे पड़ा है,
उसमें से जो दिल चाहो पढ़ लो और कर सकते हो तुम वहां से भी। तो यहाँ पर ये देखो, रिपोर्ट ऑन, अब चूंकि उसने टाइप की थी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने हर लफ्ज कैपिटल करना होता है, स्टार्ट, लेकिन सिर्फ हमने ऑन प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसको हम स्मॉल रहने देंगे। अब उसको हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर दिया है, आप कर दो आपकी मर्जी। तो ये आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा। आप ध्यान से देखो, जब आपने मेमोरेंडम रिपोर्ट बनानी है या आपने सोच लिया कि मैंने मेमोरेंडम बनानी है, और क्योंकि विद इन कंपनी है तो विद इन कंपनी मेमोरेंडम ठीक रहेगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट ऑन कस्टमर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर लफ्स हेडिंग मेमोरेंडम रिपोर्ट आप अगर हेडिंग में लगा दे तो आप बिल्कुल इस तरह से भी लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी मुझे शायद कोई क्वेश्चन है। अच्छा, शाहजेब नवाज कह रही है क्लाउड लिंक शेयर कर दें। ठीक है जी, मैं आज ग्रुप में दोबारा कर दूंगी। ठीक है, आज सारे ग्रुप्स में दोबारा शेयर कर देती हूँ। उस क्लाउड पे सारा कुछ पड़ा है और अगले वीक से हम वहां से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और फिर आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या आपने हर सेट से रिवाइज करना है, ताकि जब आप पढ़ाई करोगे अब तो आप बिल्कुल फोकस्ड होके करोगे। और वो सारे लोग जो अभी मुझे ना भी सुन रहे हो लाइव और फिर मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, वो प्लीज इस चीज को मेक श्योर कर लें कि चूंकि अगले वीक से आपकी रिवीजन है, तो फिर हम आपको जो भी आपकी होगी, यानी आपको कोई डेफिशिएंसी है पढ़ाई में, वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक जरूरी और बात बता दूं कि यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरह के आपकी क्लास पढ़ा रही हूँ, इसमें आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुझे थोड़ी सी इसमें अनकंफर्टेबल एक एलिमेंट है। वो ये है कि अगर मैं एक क्लास को शुरू से लेके चलती हूँ एंड तक, आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ शुरू से एंड तक हैं, लेकिन बीच में जो आ गई इंटरप्शन, और इसके अलावा ये भी था कि जब शुरू का लॉकडाउन था और उसके बाद फिजिकल क्लासेस का आपको फील था कि सारी लोग जो है फिजिकल हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मैंने शुरू में आपको बहुत स्पीड से पढ़ाया था। और मेरा ये ख्याल था कि मैं मैक्सिमम आपको जो है वो दे दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यानी प्रॉब्लम थी। जी, अली असगर कह रही है मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का चैप्टर दोबारा से आपको रिवाइज कराऊंगी। आप बड़ी बिल्कुल ना हो, अगले वीक से मैंने इसको प्लान है मेरा कंप्लीट, इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। मैं आपको सेट्स पकड़ूंगी, उसमें से सिर्फ वो रिवाइज कराऊंगी जो पेपर में जरूर आता है। ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी होगी, मैं आपको बता दूंगी, आप रीड करना चाहते हो तो कर लो। ये क्लियर होगी बात। और चूंकि आपको एमसीक्यूज इतने ज्यादा आपके पास है, अगर आपको देखो, आपको अपनी पढ़ाई की असेसमेंट कैसे कर सकते हो, जब तुम्हें एमसीक्यूज करने आते हैं तो इसका मतलब है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगर आपको एमसीक्यूज तंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं वीकनेस पाई जा रही है। तो मैं, मेरे जहन में बिल्कुल है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है वो रिवाइज करा दूंगी। अच्छा, इसमें अब चलते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक फिर वही बात है, कम्युनिकेशन ज्यादा आपको आई कैप की बुक में मौजूद है, इसलिए मैं वहां से आपको पहले भी पूरा चैप्टर पढ़ाया था, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज साथ रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पर जी कस्टमर सर्विस ब्रांच थी, आई चुंदरीगढ़ रोड ब्रांच थी, जिसमें कि सुल्तान अहमद पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब उन्होंने, उनके खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी, इस रिपोर्ट में लिखा है। और ये वाली रिपोर्ट इस तरह वर्ड फॉर्म में है, मैं इसको कोई हेडिंग देकर, जैसे रिपोर्ट 1 2 कह के 1 और 2 करके मैं आपको चलेंगे भी क्लाउड पे रख दूंगी, ताकि आप इसको देख सके, ताकि आप उसको फॉलो कर सके, इसको पढ़ सके कि किस तरह से लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपने किया, दिस हैज अ रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट ऑफ द रीसेंट कंप्लेंट। ये जी अजान हो रही है, जरा आप इसको रीड करो, अजान फिनिश हो जाए फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ।
आपने अगर ये पॉइंट पढ़े हो तो मेथोडोलॉजी में सर्वे किया आपने ब्रांच का और फाइंडिंग्स भी मैंने क्या पाया। और आपने जो एक्टिविटी की पाने की वो क्या थी कि वर्कलोड ज़्यादा था एक बंदे पर, एक पर्सन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्टाफ मोरल डाउन है क्योंकि वहाँ पर उनको जो है ब्रांच में अनट्रेन्ड है और उनको बहुत वर्कलोड है उसके ऊपर। ये लिखा है इसके अंदर डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते। इसके बाद वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है, लोग जो आते हैं वो भी प्रॉब्लम में है। इंक्रीमेंट्स कब से नहीं लगे, ये मसला था। एम्प्लॉयी टर्नओवर ज़्यादा था, यहाँ टर्नओवर से मुराद है एम्प्लॉइज़ जॉब छोड़ के गए थे, ठीक है? आपको मैंने पहले भी बताया था, टर्नओवर रेट का मतलब है एम्प्लॉइज़ के लिहाज से कि ये एम्प्लॉइज़ छोड़ के चले जाते हैं और अगर कंपनी खुद उनको ले ऑफ देती है यानी निकालती है, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये डाउनसाइज़ कर रही है कंपनी, डाउनसाइज़िंग हो रही है। तो यहाँ पर उनको 5 मेन जो थी रीज़न्स आपने फाइंड आउट की और कंक्लूजन ये किया कि आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है, वरना और ये जो मैनेजर था उसका एक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे, जिसकी वजह से वो उसका बिहेवियर इस तरह हो गया और फिर रिकमेंडेशन दी गई है कि जी लोगों को आप वहाँ पे हालात यानी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करें, लोगों को सही तौर पे जॉब डिस्क्रिप्शन बताएँ कि जी आपका क्या काम है ताकि लोग अपना-अपना काम करें। उसके अलावा ये है कि आपने उनको रिवॉर्ड सिस्टम दें, उनको मोटिवेट करें, बोनसेस दें और इसके अलावा है कि आपने जहाँ पे कम लोग हैं यानी वहाँ पे नया स्टाफ हायर किया जाए। ये सारा बस था। आगे समरी मैंने आपको बताया कि लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके साथ मैं आपको बस जल्दी से एक और रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर मैं आपको कहूँगी कि आप एक रिपोर्ट जो है वो लिखेंगे। तो अभी हम एक रिपोर्ट 1 पढ़ रहे थे, अब हम रिपोर्ट 2 की तरफ जाते हैं। जी, रिपोर्ट 2 में जी, इसको ध्यान से ज़रा देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपने क्या सीखना है? इस रिपोर्ट में देखो, कंपनी का नाम अगर वो देता है आपको, इवन एड्रेस दे देता है, तो आप कंपनी का नाम और एड्रेस लगा सकते हो, जैसे कि खतों में लगाते हो। आप कर सकते हो। इसी तरह डेट और रेफरेंस नंबर लिख सकते हो या डेट के बिल्कुल नीचे रेफरेंस नंबर भी आ सकता है नेक्स्ट लाइन में विदाउट ब्रेक, विदाउट पॉज़। आपने हेडिंग ऊपर दी है रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस ऑफ ऑफिस स्टाफ एट ऑफ फर्म या एट फर्म कुछ भी है। ये आपने हेडिंग दे दी। आगे आपने डियर सर लिखा क्योंकि आपको नहीं कहा गया था कि क्या फॉर्मेट करें। तो ये फॉर्मेट इज़ फाइन। आप इस पे भी रिपोर्ट लिख लेंगे तो चलेगा। और दूसरा सूरत-ए-हाल ये होता है बाज़-औक़ात कि अगर उसको 2 एड्रेस आपको देता है, वो कहता है जी तुम्हारा एड्रेस ये है और रिसीवर तुम्हारा हेड ऑफ़िस में है, तुम्हारा बॉस उसका हेड भी है। तो आपने बिल्कुल लेटर का फ़ॉर्मेट इस्तेमाल करना है और नीचे डियर सर कह के रिपोर्ट शुरू कर देनी है। अच्छा एक और बात इसमें बता दूँ आपको और डियर सर के बाद आप ये जो सब्जेक्ट लाइन है, डियर सर के बाद भी लिख सकते हो। ठीक है? ये भी समझ में आ गया। और तीसरी बात ये भी है जैसे मैंने आपको एक खत लिखवाया बताया था कि एक खत ऐसा है जिसमें जब मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन सिखाई थी कि जॉब लेटर आप लिखते हो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चूँकि आप अपनी कंपनी के बिहाफ़ पे तो नहीं लिख रहे, आप तो इंडिविजुअली एक पर्सन हो जो लिख रहे हो, तो उस सूरत-ए-हाल में आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपनी ब्रांच से रिपोर्ट बना रहे हो, हेड ऑफ़िस में रिपोर्ट देनी है, तो आपका जो एड्रेस है, जैसे ये यहाँ पर एबीसी कंपनी लिमिटेड यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको लेफ्ट कर देती हूँ, ये देखिए। यहाँ पर आपका एड्रेस चला जाएगा। आप अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा, जब पूरा हो जाएगा लाइन छोड़िएगा, डेट लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़िएगा और फिर हेड ऑफिस का एड्रेस जो कि आप रिपोर्ट जैसे करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और उस वक़्त डियर सर लिखने के बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उस वक़्त फिर ये जो आपने हेडिंग दी है, यानी सब्जेक्ट लाइन दी है, ये हम उठाकर उस सूरत-ए-हाल में हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है, हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर अगर चाहो तो वर्ड सब्जेक्ट भी लिख सकते हो और सारा कैपिटल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि टीए ने इसको लिख दिया था, तो सारा जो है वो आपने अ कैप मिक्स में जैसे मैंने पिछला आपको लिख के दिखाया, इस तरह भी आपकी हो सकती है। आप बिल्कुल समझ गए हो ना? ये एबीसी कंपनी लिमिटेड पे आपका एड्रेस आ जाएगा
आगे डेट आ जाएगी, डेट के नीचे आपका रेफरेंस नंबर लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, और उसके नीचे उसका एड्रेस आएगा, खत्म हो जाएगा डियर सर, जिस तरह आप खत लिखते हो एग्जैक्टली द सेम। और इवन वो कह देता है लेटर फॉर्मेट करो, तब भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में है ना, आ गई ना आपके? तो दिस इज, ये मैं इसको सेंट्रलाइज दोबारा कर देती हूँ, ये कंपनी है और ये आपका दिस इज डन। अब आप, मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जगह टर्म ऑफ रेफरेंस लिखा है, और ये वो रिपोर्ट है, अगर आपको याद हो जब आपने मेरे साथ शुरू में पढ़ी थी, तो इस रिपोर्ट में आपको, जस्ट अ मोमेंट, जी, इस रिपोर्ट में आपने देखा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में हुआ ये था कि यहाँ पर कुछ ग्रीवेंसेस हैं लोगों की, यानी शिकायत है उनकी ब्रांच मैनेजर के लिए। तो अब आपने जाके सारा सर्वे किया था, आपने कहा ये जो, मैं आपको चलिए ये दोबारा से आपको रिपोर्ट्स एक दफा भेज देती हूँ ताकि हाईलाइटेड होंगी कि हमने क्लास में रिपोर्ट ये पढ़ी है। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट है, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू रेफरिंग योर लेटर नंबर दिस डेटेड 6/2019। अब यहाँ पे लेटर नंबर 786 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मेरा ख्याल है आप 123 कर दो, ज्यादा बेहतर है। लेटर नंबर 123 dated 6 June 2019, in which I was asked to report on certain grievances of staff at Defense Branch. This report also include finding recommendation regarding the present issue. ये वाला आप अगर क्रैम कर लो, ये जो मैंने आपको रिपोर्ट नंबर 2 है, इस पे क्रैम कर लो, स्टार्ट ऐसे ही लिख देना। उसके बाद मेथोडोलॉजी लिखोगे, मीटिंग विद ब्रांच मैनेजर की, मीटिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ स्टाफ यूनियन मैंने की, विजिटेड ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू स्टाफ मेंबर्स, इंटरव्यूड स्टोर कीपर। अब सिचुएशन अगर आपको याद हो, तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ी उनको बता देती हूँ कि एक स्टोर कीपर था वहां पे, वो, उसको ब्रांच मैनेजर ने, चूंकि वो छुट्टी पे चला गया था और बगैर बताए उसने छुट्टी बड़े दिन कर ली, असल में वो बहुत बीमार था। जब वो बीमार हो गया था बहुत ज्यादा, तो उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इत्तला कर सकता, या वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो उसके, ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ही हम्बल फैमिली का हो, तो शायद अगर कोई बीमार बंदा पड़ा हुआ है तो उसके लवाहकीन ये थोड़ा सोच रहे होते हैं कि इसके ऑफिस में बता दिया जाए, वो तो कह रहे होते हैं कि इसकी जान बच जाए। तो दैट वाज द सिचुएशन विद द पर्सन। व्हेन ही गॉट बैक टू द फर्म, वापस आता है, तो ब्रांच मैनेजर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया। जब उसको निकाल दिया, तो दूसरे लोग इनसिक्योर हो गए और उन्होंने कहा कि हमें भी किसी वक्त निकाल दिया जाता है। तो वो काफी उन्होंने जो है ना, जैसे कहते हैं ह्यू एंड क्राई डेवलप किया, उन्होंने कहा जी हम तो काम ही नहीं करते। अब आपको कहा कि जाके देखिए क्या हुआ था, तो आपने, ये सारी एज्यूम सिचुएशन है, जो आपके पास पीडीएफ है उसमें यही वाली है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें नहीं लिखी है, मैंने ऐड की है। और इसके बाद आपने फाइंडिंग्स, मेथोडोलॉजी। अब फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स में आपने क्या फाइंड आउट किया? आफ्टर थोड़ा इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट गिवन बिलो। आप इसी तरह इसको याद करें, ठीक है? और मेथोडोलॉजी से भी अगर कोई लाइन बीच में पहले लगानी 1 2 3 से पहले, तो आई कह सकते हैं फॉलोड द मेथड, या द मेथड आई फॉलोड इज एज अंडर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आगे 1 2 3 करके लिख दो। आपने जो फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन क्यों हुई? टर्मिनेशन हुआ, स्टोर कीपर का हुआ, जो बीमार हो गया था, पहला पॉइंट लिखा है, और उसको ब्रांच मैनेजर जो है उसने उसको नहीं किया, यानी स्पेयर नहीं किया और निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टाफ यूनियन का प्रेसिडेंट जो है, उसने चूंकि उससे बात की ब्रांच मैनेजर को, तो उसका बिहेवियर और रूड कर लिया और हार्ड कर लिया, ठीक है? और उसके आपस में जो जो स्टाफ यूनियन के लोग हैं, प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी थोड़ी उसकी यानी बैड हो गए उसके जो टर्म्स थे। थर्ड वाला था द सिचुएशन जो है, उसने अब और लोगों को ये प्रेस कर दिया कि वो एक्स्ट्रा बोनस की डिमांड करने लग गए, और उन्होंने ये भी कहा कि जी आप सीनियर स्टाफ को जो है मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? ये 4 पॉइंट्स और आपको मसला सामने आया। अब कंक्लूजन ये निकाला कि इस मसले को हल किया जाए, वरना ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये आपने इस तरह से किया, और आप जब टाइप कर रहे होंगे, तो आप इस चीज को नोट कर लेना कि अगर आपका जो है हेडिंग जैसे यहाँ पर आ गई है, तो आप इसे अगले पेज पे ले जाएं तो बेहतर है। लेकिन और ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप एटलीस्ट एक लाइन यहाँ पर नजर आए, ताकि आपका जो
चेक करने वाला उसको पता चल जाएगा कि अभी ये कंटिन्यू कर रहा है, रिपोर्ट अभी पूरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। अब आपके पास ये रिपोर्ट आती है तो आप बिल्कुल इसी तरह इनकी लाइनों को, पहली पहली लाइनों को याद कर लेना, ताकि आप जब इसको लिखें तो आपका जो है आपको टाइम ना लगे। और याद रखिए ये रिकमेंडेशन, मैंने अभी इसको करेक्ट किया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा था, आपने कोलन लगाना है, ठीक है, हेडिंग्स में। रिकमेंडेशन में आपको कहा गया है कि आप टर्मिनेशन ऑर्डर वापस ले लें और मेडिकल फैसिलिटीज दें लोगों को, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर काम करते हैं वो दें आप, और ब्रांच मैनेजर को कहें कि वो अपनी पोलाइट करे अपने तरीकेकार को। और फिर चौथा, आपको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये भी बताया था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टाफ का जो ब्रांच मैनेजर है उसको फॉर द टाइम बीइंग किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वो जो एक तकलीफ होती है, ग्रीवेंस होती है, वो लोगों के साथ वो खत्म हो जाए, ठीक है जी। और लास्ट था, अब आखिरी लाइन है, आई होप द अबव रिपोर्ट इज एनफ to brief you about the grievances of the office staff. However, if any point requires clarification, I may be called at any time convenient to you. मुझे आप कभी भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये स्टार्ट सीखे हैं, एंड पढ़े हैं थोड़े बहुत, आपको आइडिया हुआ है। अब अगर जब मैं आपको रिपोर्ट लिखने को देती हूँ और आप ये समझते हैं कि हमें एग्जैक्ट अभी लफ्ज नहीं आते, तो आप अभी उस मैटर को डील कर लो कि मैंने स्केच बना लो अपने पेज पर कि मुझे इस रिपोर्ट को किस तरह से लिखना है। और ये भी याद रखो कि बाजुकत ऐसी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जरूरी नहीं होता कि हर एक में आपको फाइंडिंग्स मेथोडोलॉजी हो, किसी जगह पे आपको थोड़ा सा फर्क भी करनी पड़ती है, हेडिंग्स को डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। और हेडिंग कुछ भी हो जाए, जैसे एक है जी बैकग्राउंड एनालिसिस, एक हेडिंग मैंने दे दी, और उसके बाद मैंने लिखा नीडेड इम्प्रूवमेंट इन एचआर डिपार्टमेंट, मसलन ये लिखा मैंने, या इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन आईटी डिपार्टमेंट। इस तरह करके मैंने हेडिंग्स भी दे सकती हूँ। जरूरी नहीं कि जिस जगह पे आपकी ये हेडिंग ना बनती हो तो आप इस तरह की हेडिंग दें। हाँ, रिकमेंडेशन इज अ कॉमन थिंग, आप रिकमेंडेशन दे सकते हो, ये एक कंक्लूजन का लफ्ज यूज कर सकते हो, टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हो वो यूज जरूर कर सकते हो। और बाज़-औक़ात किसी चीज की मेथोडोलॉजी या फाइंडिंग्स नहीं अगर है तो उसको फिर आप दूसरी तरह से आप ले लेते हो, लेकिन कोशिश करेंगे इनको बीच में डालने की। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं आपको सिनेरियो दिखाती हूँ। आपको मैं फिर वही, जिस तरह मैं 10 मिनट्स टाइम देती हूँ, मैं 10 मिनट्स का टाइम दूँगी, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है? और उजाला खान कह रही हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंसेस होती हैं शिकायत, कंसर्न्स, मसाइल, ठीक है? तो आपकी किसी के कंसर्न्स होते हैं, किसी के मसाइल होते हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उसको आप कहते हैं, ठीक? अब मैं आपको सिनेरियो पे लेके चलती हूँ। ज़रा देखिएगा क्या सिनेरियो है और आप रिपोर्ट कैसे बनाओगे इसके ऊपर। जी, ये सिचुएशन आपके सामने है। आप ज़रा सिचुएशन में आपके साथ थोड़ा-सा आपको गाइड करके पढ़ देती हूँ। मैं इसका पेज भी थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप इज़िली देख सको। जी, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट राइटिंग में, ये आसान रिपोर्ट है, इतनी मुश्किल नहीं है। कभी-कभार तो कुछ थोड़ी मुश्किल भी रिपोर्ट आ जाती हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने रिपोर्ट्स दी हुई हैं। रिपोर्ट के जो आपको नोट्स हैं उसकी एंड में बहुत सी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। लेकिन आप वो जो रिपोर्ट बनी हुई है उसमें हेडिंग्स अक्सर नहीं है। वो आईसीएमए की जो पुराना एक मेरे पास एडिशन पड़ा हुआ था उससे में से आपको मैंने दी है। तो आप हेडिंग देना आपका काम है, आप वहाँ से लैंग्वेज ज़रूर लर्न कर सकते हो रिपोर्ट की, ठीक है? तो आप उसके लिए ना प्लीज़ आप अपने आप को बर्डन ना करो, इतना ओवर बर्डन ना करो। आप आराम से टाइम एलोकेट करें। आप कहें कि जी मिस ने बता दिया है कि हम आपके पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप वो रिपोर्ट्स निकालो, एंड में पड़ी हुई है रिपोर्ट वाली सेट के अंदर, और वो एक दफ़ा उसकी पढ़ो, सिचुएशन सिनेरियो, और उसके ऊपर थोड़ा-सा रीड कर लो।
इसी तरह लेटर्स निकालो और 2-3 लेटर्स पढ़ लिए। इस तरह करके आप अपनी रूटीन को बना लें ताकि आपका 20 मार्क्स वाला पार्ट अलग ठीक हो जाए और बाकी आपकी जो अ, पढ़ोगे टेक्स्ट आपका बाकी उसमें से आपका एमसीक्यूज इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, रिपोर्ट राइटिंग की सिचुएशन क्या है? इटालियन कुज़ीन, अ फास्ट फूड चेन, इट अट्रैक्ट्स अ ग्रेट नंबर, ये इज़ अ फास्ट फूड चेन है, is a fast food chain and it attracts a great number of customers in all its restaurants in 9 major cities in Pakistan. इस पूरी बात का मतलब है कि इटालियन कुजीन एक रेस्टोरेंट की चेन है, फास्ट फूड वहाँ मिलता है। वो आप ग्रेट नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है उसकी 9 मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान में उनके रेस्टोरेंट्स। There is one branch of Italian cuisine at Cavalry Ground branch, Cavalry Ground या Cavalry Ground लाहौर में है ये ब्रांच। और ये चूँकि मैंने इसको खुद सारा बनाया है इसलिए थोड़ा-सा इसमें आपको मैं करेक्ट कर रही हूँ। There is one branch of Italian cuisine at Cavalry Ground, Lahore since 2010. The restaurant at Cavalry Ground gained much popularity in the first 2 years. It continued earning a huge profit for the next 5 years. यानी उसने अगले 5 साल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। Then it started experiencing decline. फिर उनका डिक्लाइन आ गया। The profits have been low in the past few years. और पिछले कुछ सालों में उनके प्रॉफिट बहुत लो हो गए थे and this year you have barely managed to break even. आपने barely मुश्किल से मैनेज किया है to break even का मतलब है कि आपका नुकसान और खर्चा जो होता है ना एक्सपेंस आपका कितना है जितना आपका लगते हैं पैसे उतने ही आपने कमा लिए तो मुश्किल से सबकी आपने तनख्वाहें दी हैं आपने वहाँ का जो रेंट होगा उस बिल्डिंग का वो दिया होगा तो मुश्किल से आपके हालात पूरे हुए। The managing director has instructed you to analyze the situation and submit a report latest by आपने यहाँ पर latest by 20th दिसंबर 2020 आपको कहा है 20 दिसंबर तक आपने अभी आप रिपोर्ट ये समझ लें कि अभी आप बना सकते हो क्योंकि अभी 20 दिसंबर को थोड़े से दिन है ना 2020 के तो आपकी ये रिपोर्ट है। अब एज्यूम दैट यू आर एडमिन मैनेजर एट हेड ऑफिस, आप हेड ऑफिस पे हो, आपने ब्रांच पे आना है और वहां पे आपने सारा कुछ करना है। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द मैनेजिंग to the managing director explaining the reasons behind this downward trend, giving suggestions for the turnaround, assume necessary details, यानी अब उसको समझाना है, अब बताना है आपने क्या रीजंस थी और हम वापस कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरा पहले तो आप सबसे पहले फटाफट आपने क्या करना है फॉर्मेट तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा वो फिर प्रैक्टिस करिए। आप फौरन के फौरन ये सोचें कि आपने मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की उस पर आपको क्या चीजें मिली वहां पर सब एज्यूम कर लो और फिर उसके ऊपर आप उनको कंक्लूजन निकाल लो कि जी हमें ये करना पड़ेगा। अगर कंक्लूजन का टाइम नहीं है तो रिकमेंडेशन लिखो, ये आप लिखो और फिर मैं आपको अभी इसका सोल्यूशन बताती हूँ। वो सोल्यूशन भी आप जैसे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है लेकिन उसमें मैं कुछ चीजें साथ साथ ऐड कर दूंगी आपको। ठीक है, आप इस रिपोर्ट को लिखिए, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको 10 मिनट्स का मैं ब्रेक दे रही हूँ। 3:50 मेरे पास हुए हैं, मैं आपको 4 ओ क्लॉक दोबारा से ज्वाइन करती हूँ।
जी, 4 बज गए। व्हाट डू यू थिंक यू हैव डन सो फार? कर लिया आपने? जी जनाब, चलें हम आंसर चेक कर लें, ठीक है? रेडी हो? जी, क्वेश्चन अभी कुछ क्या पूछ रहे हैं? अलिया सर कह रहे हैं ठीक है, ओके। अ, जी बिल्कुल सही है। अली असगर हमेशा कहते होते हैं 2 मिनट दे दें। जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर हेडिंग नहीं लगानी, बस इतना काफ़ी है मेमोरेंडम रिपोर्ट। आपने सेंटर में लिखी, ठीक है? और उसके बाद टू यहाँ पर अहमद सुलेमान मैंने लिख लिया है नाम और फ्रॉम रिहान खान, ये नाम गिवन नहीं है, ठीक है? ये स्टूडेंट मैंने आपसे बोला था ना स्टूडेंट्स ने कुछ इस पे काम किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कोई नाम नहीं देना। तो यहाँ पर मिस्टर एबीसी या मिस्टर एक्स वाई जी और एबीसी नेम यहाँ लिखोगे। आपने ऐसा ही किया होगा, ठीक है? तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि खुद से आप नहीं करेंगे। अगर वो कहता है आपको कि आपका नाम ये है और सेंडर का रिसीवर का नाम बताता है तो आप देंगे, वरना मिस्टर एक्स वाई जी और एबीसी नेम आगे कॉमा लगा के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करके आगे फिर लिख दो हेड ऑफिस। आगे यहाँ पर अगर चाहो तो आप हेड ऑफिस जो है दोबारा से लगा सकते हो, ठीक है? ठीक है जी, समझ आ गई बात की? यू कैन डू लाइक दिस इफ यू वांट टू। नहीं करना तो छोड़ दो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके बदले में आपके मार्क्स जो है कटेंगे। नेक्स्ट डेट आपकी आ गई, रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आप आगे कर लो एट आपकी जो कैवली ग्राउंड की ब्रांच है, आप उसको वहां पे, ठीक है जी? अब आपका ये सही हो गया। इसके बाद आपने ये आपको मैंने बताया था कि जब आप एक हेडिंग लिखो तो बीच में आपको स्पेस देनी होती है। आपको 2 दफा बार प्रेस किया आपने एंटर की तो आपका अगली लाइन निकल आई। अब इस लाइन में कोई स्पेस नहीं दिया आपने, और जब ये कंप्लीट हो गया सारा कुछ तो फिर आपने स्पेस दी है। अब आपने फिर किया डियर सर, अब इसके बाद भी आपने स्पेस देनी है। आपको ये इसलिए मैं नहीं दिया करती, आपको पहले ही बताया था, मैं खत्म कर देती हूँ स्पेस, क्योंकि ये मैंने फॉन्ट बहुत बड़ा किया हुआ है, ये 14 फॉन्ट है और 14 फॉन्ट की वजह से स्पेस बहुत ज्यादा लगती है। आपका 11 या 12 होगा, आपने वो फॉन्ट यूज करना है, ठीक हो गया? यहाँ लिखा डियर सर, एज डिजायर्ड इन योर ईमेल डेटेड दिस, आई हैव thoroughly studied the problem of decline in profit. My observations and findings are as under. अब यहाँ पर एक ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपने रेफरेंस दे दिया, ये जो पहला आपने लिखा है ना, इसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस ही कहते हैं। इसे टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको किसने कहा रिपोर्ट लिखने को। आपको याद है ना, मैंने आपको रिपोर्ट के 2 तरीके बताए थे शुरू में। एक सोलिसिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, एक अनसोलिसिटेड होती हैं। सोलिसिटेड होती हैं जो डिमांडेड होती हैं, और अनसोलिसिटेड होती हैं जो अपनी मर्जी से करते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, ये तो डिमांडेड है, तो आपने उसका रेफरेंस जरूर होता है। तो एज डिजायर्ड आपने मेल में 14 दिसंबर की मेल में मुझे कहा था कि आई हैव thoroughly studied the problem of decline, my observation and findings are as under। तो यहाँ पर उसने पहले इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में उसने लिखा है कि आवर रेस्टोरेंट विच हैड
earned a huge profit over the last 7 years has been suffering a loss for the last 3 years. यानी जो 7 साल उसने प्रॉफिट लिया था, अब वो आखिरी जो 3 साल है उसमें सफर करा है। अब यहाँ पर एक चीज उसने बताई जो ये शो करी है कि मैंने बहुत स्टडी किया है, ऊपर लिखा ना आई थॉरली स्टडीड, उस पे लिखा मिनिमम ऑफ 10% एनुअल इंक्रीज इन प्रॉफिट इज द जनरल यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब है बेंचमार्क, एक आपने स्टैंडर्ड बनाया था अगेंस्ट विच बिजनेस मेजर देयर परफॉर्मेंस। यानी आपकी हर साल 10% एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज होनी चाहिए, तो जिससे आपका प्रॉफिट जो है बहुत बढ़ेगा। जैसे आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो आपका अगला आपके पास एक होना चाहिए ना। आजकल तो आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, आपको अच्छी तरह पता होगा कि आजकल तो कोई इतना मसला ही नहीं रह गया। आप सॉफ्टवेयर जरूर ऐसा लेते हो जिसके इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर आप अपनी सारी प्रॉफिट, अपना सारा कुछ डाले, वो आपको एक सेकंड में कैलकुलेट करके देता है कि आपने कहाँ पे खड़े हैं, आप ऊपर जा रहे हैं कि डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप, और वैसे भी आप लोगों ने, जो आपका फील्ड है, आपने तो यही कुछ तो सीखना है कि बिजनेसेस जो है उनको अप कैसे करना है और डाउन कैसे करना है। आपकी सारी कैलकुलेशन आप यानी करोगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक हमने यार्डस्टिक था 10% एनुअल इंक्रीज का, इससे हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते थे। नेक्स्ट लिखा है प्रीवियस 3 years रिकॉर्ड एग्जिबिट्स, जो रिकॉर्ड जो है एग्जिबिट करते हैं या शो करती हैं दैट द एनुअल प्रॉफिट रेट was running between 4 to 5%. The situation may get worse in the years to come. कि अब ये प्रॉफिट जो है डिक्लाइन कर रही है और ये जो है इन द years to come और भी नीचे गिर जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जिसको इन तमाम चीजों का नॉलेज है, उसने तो ये इंट्रोडक्शन लिखा, आप क्या लिखना चाहते हो? उसकी जगह इंट्रोडक्शन ना डालो, आप बैकग्राउंड एनालिसिस ऊपर हेडिंग दे दो, क्योंकि आपने बैकग्राउंड ये लिखा और उसमें आपने हिस्ट्री लिखी है कि फला डेट को रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्टेड वर्किंग, और जैसे कि सिचुएशन में लिखा था, और कितने साल इसका जो है वो पॉपुलैरिटी और गेन करता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह डिक्लाइन हुआ, और हम एक्सपेंस जो है, इट इज डिफिकल्ट, इट्स हार्ड टू बेयर द एक्सपेंसेस। तो अब अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, और मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। जब इन्वेस्टिगेट किया तो यू फाउंड सम रीजंस। अब रीजन जो तुमने पाई है, जो ऊपर लिख दिया तुमने, फाइंडिंग की है, फिर वही बात है कि अगर आपने मेथोडोलॉजी फाइंडिंग किया है तो परफेक्ट है, आप वही फॉलो करें। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्टूडेंट के ग्रुप ने काम किया था, और ये ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता आईसीएमई की बुक में भी पुरानी किसी कोर्स में पढ़ा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही था। लेकिन आप अगर अपनी हेडिंग को वही लेके चलोगे जो मैंने आपको सिखाई है, तो बिल्कुल ठीक है। और ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हेडिंग चेंज भी कर दोगे, स्टिल यू राइट हेडिंग्स एंड लॉजिकली यू हैव प्रूव्ड ओवर देयर, तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। रीजंस में पहला रीजन इज सेवियर कंपटीशन। अब इसमें क्या हुआ, 10 years ago when our restaurant started its business, there was no other fast food restaurant in this area. By the passage of time, the number of restaurants kept adding on, and at the same road, yani at the same road, kept adding on at the same road. ठीक है? And now there are 7 more restaurants. उसके बाद लिखा है कि जी now customer find, या now के जब now देखो दो दफा रिपीट हुआ ना, now there are 7 more. या इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप ये लिखो। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ करेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ आए। इन द प्रेजेंट सिचुएशन जो आपके सामने आती है, या सिनेरियो लिख लो, कॉमा द कस्टमर्स, कस्टमर्स में आपको सी स्मॉल लिखने की जरूरत है, बड़ा नहीं लिखना। इन द प्रेजेंट सिचुएशन the customers find a great variety of food. In our restaurant, there is no change in variety. Even the furniture, the color scheme, sitting arrangement, etc. are all old-fashioned. The atmosphere does not seem appealing for the customer. अब कहना ये चाह रहे हैं वो असल में कि आपका जो इंटीरियर है, आपका सारा, आपका डेकोर है जो, वो सारे का सारा जो है that needs revision. आपका up to date नहीं है, ओल्ड फैशन्ड है आपका तरीका, आपकी सिटिंग प्लान, आपका सब कुछ। आप ये कहना चाहते हो। अगर आप चाहो तो इनको लाइनों में, यानी जो आपकी बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें भी ये कह सकते हो कि आपका इंटरनल में ये प्रॉब्लम है। ठीक हो गया? इसके बाद अनट्रेन्ड स्टाफ है आपके पास,
चूंकि आपके पास पैसे कम है तो ब्रांच मैनेजर क्या करता है, अनट्रेन्ड स्टाफ को हायर कर लेता है। न्यूली हायर्ड स्टाफ है, एज आई नोटेड डाउन, is untrained, their service is not satisfactory, they don't notice the need and requirement of the customers and don't exercise much effort taking orders or serving them। यानी वो वहां पर अच्छी, इसके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि जी अनट्रेन्ड स्टाफ है और उनकी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है सर्व करने में, ठीक है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, आप ये भी लिख सकते हो। तो चूंकि ये एक स्टूडेंट लेवल पे लिखा हुआ है, इट्स ओके, ये ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे ये लिख सकते हो कि प्रोफेशनल जो उनका जो है दे लैक प्रोफेशनलिज्म एंड दे कैन नॉट जस्ट डू दैट, कि वो नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते सही तरह। इसके बाद इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका मतलब ये कि सैलरीज, कमीशंस, अदर बेनिफिट डू नॉट मैच विद द टोटल प्रॉफिट वी आर एक्वायरिंग, द कॉस्ट इज ऑन इंक्रीज विदाउट ब्रिंगिंग बेटर रिजल्ट। यानी आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका जो स्टाफ है उसको आप ज्यादा पैसे देते हो। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो, मैंने जैसे नीचे एक पॉइंट लिखा है कि ओवर स्टाफ बिजनेस का, आपको इतने बंदे नहीं चाहिए, आपने रखे हुए, और फिर क्या हो रहा है, इससे कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके लिए आपको सारी कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना। अक्सर ऐसा भी होता है कि खुदा ना खास्ता कोई कंपनी अगर नीचे जा रही हो, जैसे कि कल मैं आपको केस स्टडी कराऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और कल इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली कल मैंने जैसे कहा है कि रिपोर्ट और लिखेंगे, वरना मैं आपको, चूंकि केस स्टडी पढ़ाना है कल भी और परसों भी, मैं चाहूंगी कि फिनिश हो जाए टॉपिक, तो मैं आपको कल बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी बताऊंगी जिससे आपको मजीद बिजनेस के बारे में, उसके सेटअप के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि आपका बिजनेस जो है उसमें वो ओवर स्टाफ्ड है, तो आप क्या करते हैं, जब वो लोगों लोगों का एनालिसिस किया जाता है तो पता क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग ज्यादा सैलरी ले रहे होते हैं उन पर उनकी नजर होती है। वो कहते हैं कि इनको तो फारिग करो, ये बहुत ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं और इतना फायदा इनका नहीं हो रहा, और खुदा ना खास्ता ऐसे में लोगों को निकाल दिया जाता है। और अभी जब लॉकडाउन हुआ और ये पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में, बाहर अमेरिका जैसे कंट्री में, आप देखें कि लोगों को फारिग किया है, और ज्यादातर जो हाई एंड की जो जॉब्स पे थे, यानी ज्यादा अर्न करते थे, उसको उन्होंने, कहते हैं कि फारिग किया। जी आप कह रही मुस्कान, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। मुस्कान ने लिखा है कि आपकी फूड क्वालिटी लो है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये भी कर सकते हो। देखो आप जो भी लिखोगे ना, आप यकीन करो ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको देखना है कि आपको लेटर, रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है, रिपोर्ट बना सकते हो, हेडिंग बनानी आती है, आप स्टार्ट एंड लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको, आपने ये सही लिखा है कि फूड क्वालिटी जो है, मैंने जाके खुद चेक की है, वो जो है लो है, और स्टाफ ट्रेन नहीं है, हमारा मेन्यू जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपने वहां पे मेंशन कर दी। इसके बाद यहाँ पर और आया है, सजेशन आ गई है या रिकमेंडेशन, एक ही बात है, आप सजेशन लिखो या रिकमेंडेशन। अगर आपने कंक्लूजन लिखा है तो वो भी वही होगा कि आपने कंक्लूजन ये किया है, आप कह रही है क्विक रिव्यू दे दे स्ट्रक्चर का, रिपोर्ट की स्ट्रक्चर का आप कह रहे हो, सबा आप कह रहे हो कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर का रिव्यू मैं दे दूं आपको। देखिए मैं आपको अभी मैं क्लाउड का शेयर लिंक करूंगी आपको आपके ग्रुप्स में, और ये जो रिपोर्ट्स मैंने बनाई है, और ये जो रिपोर्ट है मैं ऊपर लिख दूंगी सैंपल रिपोर्ट्स, और ये तीनों रिपोर्ट जो आज मैंने कराई है मैं आपको भेज दूंगी। और स्ट्रक्चर रिपोर्ट का वही है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फॉर्मेट तो आपको समझ आ गया, लेटर या मेमो फॉर्मेट, वो तो टॉप की बात है। और नीचे जो स्ट्रक्चर आप दोगे उसमें बस आपने इंट्रोडक्शन दे देना, मेथोडोलॉजी दे देना, या प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी एक ही बात होती है, और फिर आपने उस पर फाइंडिंग्स लिखनी है कि आपने क्या पाया, आपने मेथड जब आपने सर्वे किया तो क्या पाया, और फिर आपने उसके ऊपर जब आपने फाइंडिंग्स लिखी तो कंक्लूजन लिखना आपके लिए ऑप्शनल है। यहाँ पे कंक्लूजन जैसे नहीं ना दी हुई, आप ना दें, टाइम ही नहीं आपके पास, तो आपने कंक्लूजन दिया, अगर दे दिया तो वेल एंड गुड, एक लाइन बेशक लिख दो कि कंक्लूजन हैज बीन ड्रॉन, जैसे कि मैं अभी आपको दूसरे वाली जो पढ़ाई है ना आज, उसमें कंक्लूजन जैसे स्टार्ट हुआ है, चाहे रिपोर्ट 1 का ले लो चाहे रिपोर्ट 2 का ले लो, जो तुम्हारा दिल चाहता है उनके स्टार्ट याद करो, ताकि तुम्हें टाइम ना वेस्ट करना पड़े।
समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये बातें जब मैंने शुरू में रिपोर्ट पढ़ाई थी तब भी सारी सिखाई थी। लेकिन अभी वही बात है ना कि कुछ लोग नए हैं या भूल गए या रिवाइज़ नहीं किया, उनको वो प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद लास्ट वन था आपके पास है, आपने यहाँ पे सजेशन अगर दी हैं, तो सजेशन देने का मतलब ये हो गया कि आपने इसकी जगह रिकमेंडेशन भी दे सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब पूछ रहे हैं शाज़ेब भी पूछ रहे हैं कि आपने देखो रिपोर्ट की लिमिट नहीं होती वैसे बाय द वे, लेकिन आप लोग जब लिखोगे ना, चूँकि आप फॉर्मेट फ़ॉलो करोगे ना, हेडिंग्स वगैरह लगाओगे, अगली लाइन छोड़ोगे, तो आपकी 2 पेज की बन ही जाएगी। बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और इतना भी खपने की ज़रूरत नहीं है कि जी एक-एक चीज़ हमने बहुत ज़बरदस्त की तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, मैं चूँकि खुद पेपर मार्क करती हूँ, मुझे पता है लोगों को एबीसी नहीं आती। लोगों को फॉर्मेट का तो पता ही नहीं होता कि फॉर्मेट कैसे करना है। ठीक है? तो वो आपका जो है ये मैं भी आपको इंशाल्लाह शाम तक आपको क्लाउड पे डाल दूँगी और क्लाउड का लिंक शेयर करूँगी। जब चीज़ें अपडेट होती हैं ना लिंक के ऊपर, तो आप दोबारा से लिंक करें तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई है ना? तो आपने वहाँ पे इसको देख लेना है। तो उसके बाद सजेशन कह लो या रिकमेंडेशन कह लो, ये हमने इस्तेमाल की और लिखा है। इस इनकी सजेशन क्या है ज़रा सुनिए। द रेस्टोरेंट मस्ट बी रेनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड, द क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड, सम इफेक्ट्स शुड बी पुट फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द चेंजेस प्रोजेक्ट। देखो, आपने आपने ये भी पॉइंट नहीं ऊपर लिखा कि आप पब्लिसिटी नहीं करते हो, आपकी मार्केटिंग का कोई तरीका ही नहीं है, आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, जबकि आपके कंपेटिटर जो है इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लिखी हुई, इससे बहुत अच्छी लिखी जा सकती है। लेकिन ये स्टूडेंट की लैंग्वेज है, इट्स ओके। अब आप कहें कि जी आप तो बहुत ही मुझे हमें आप हाई क्लास का सॉल्यूशन दें और वो तो हमें नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि यू कैन डू लाइक दिस, इट्स ओके। तो उसके नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड ट्रेन्ड स्टाफ मस्ट बी हायर्ड है, या ये भी कह सकते हो कि जो एफिशिएंट ट्रेन हायर किया जाए और जो एलिजिबल स्टाफ है या आप समझते हैं कि उसको ट्रेनिंग करा दी जाए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक एक्टिव पार्ट टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। मैनेजमेंट को जो स्टाफ यहाँ की मैनेजमेंट है, ब्रांच मैनेजर है, उसको इसका ध्यान करना चाहिए। द कस्टमर मस्ट बी गिवन सम अट्रैक्टिव पैकेजेस, और कस्टमर को भी जो है कोई पैकेजेस आप दें। ये पैकेजेस से मुराद है कि आपने जैसे फूड पैंडा पे आजकल तो अगर आप रिपोर्ट लिखो तो आप कहेंगे फूड पैंडा पे इसको रख दें, वहाँ पे तो हमारा है ही नहीं, तो जिससे हमारा सोशल नेटवर्क के ऊपर एक्सपोज़र ही नहीं है हमारा, ठीक है? तो ये आप या मेरी वेबसाइट नहीं है, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप वो लिखिए। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? और जो 4-5 चीज़ें ज़हन में आती हैं, उसको देखकर रिपोर्ट बना दो। इतनी ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जैसे 10 लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी होगी, एक ने लिखा होगा वेबसाइट का ज़िक्र किया होगा, उसने कहा होगा सोशल नेटवर्किंग है जो है, उसके ऊपर हम आप अपना जो है अपीयरेंस शो करें, अपना जो है वो हमारी हो वहाँ पर अपीयरेंस। कोई कहे कि जी आप ये चीज़ें इम्प्रूव कर लें, कोई कह रहा अंदर का जो अपना इंटीरियर हम इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी जो है रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी इस तरह से करें एंड सो मेनी थिंग्स। और आप पैकेजेस ये भी पैकेज आपको ये अट्रैक्टिव पैकेज ये दे सकते हैं ना कि आपने यहाँ पे यहाँ पैकेजेस की बजाय अट्रैक्टिव डील्स हो सकता है, ठीक है ना? आजकल का ज़माना जो है वो डील्स का ज़माना है। अट्रैक्टिव डील्स आप दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। और फिर आप जो है फ्री होम डिलीवरी अ, विदिन लिमिटेड जो है आपके माइल होते हैं कि इतनी माइल में आप फ्री होम डिलीवरी दें, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल का जो दौर है कि जी लॉकडाउन है ये वो, इस तरह की जिसके दिल में जो आया 4-5 पॉइंट पकड़े और रिपोर्ट बना दी, दैट्स इनफ। ये आपके लिए काफ़ी है, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, ठीक है? और इस वक़्त हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत हाई क्लास कुछ जाके आप टॉप ऑफ द माउंटेन पे बैठ जाएँ। यू आर सपोज्ड टू बी अ लेमैन, आराम से इसको लिखो। नेक्स्ट लिखा है आई एम श्योर आफ्टर फॉलोइंग aforesaid recommendation या सजेशन लिख लो, our restaurant will obtain the goal of attracting more customers and earning great profit. However, if any point requires clarification, I may be called at any time convenient to you. आपने जो कि ये मेमोरेंडम रिपोर्ट है, इसका आप जो नीचे साइन ऑफ होता है ना, वो ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो यहाँ पर काइंड रिगार्ड्स, या आप लिखना चाहते हो कि जी जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आप लिखते हो कि या योर सिंसियरली लिख लेते हो, फॉर इंस्टेंस लिख भी लेते हो, तो इसमें ये ऑप्शनल यानी ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। और कई जगहों पे तो लिखा होता है कि रिपोर्ट मेमो में ये डालना ही नहीं। आपने योर सिंसियरली लिखकर यहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर आपको बताया था, क्योंकि आपका नाम ऊपर आ गया है, ठीक है? आप कहेंगे नाम तो नहीं आया, हमने तो एबीसी लिखा है। हाँ भई, वो नाम की जगह पे है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये जो मैं नीचे हाइलाइटेड आपको नज़र आया होगा, वो क्या था? मैंने इस पे लिखा था कि आपने आपने यहाँ पर मिसकैलकुलेटेड फूड कॉस्ट परसेंटेजेस होती हैं। आपकी मिसकैलकुलेटेड फूड कॉस्ट परसेंटेज होती है कि आपको लगता है कि फूड जो है वो इतने की कॉस्ट होगी और आप उसकी जो प्राइस डालते हो मेन्यू में वो उतनी भी नहीं बनती जितने की तुम्हारी कॉस्ट लगी होती है। ये कई दफ़ा ऐसा होता है। वो कब होता है? जैसे कि कोई आप एक्सपेंसिव फिश या एक्सपेंसिव चीज़ या जैसे फिश होती है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप आजकल जो कराची वाले लोगों को तो बहुत मौज है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि हाँ, बड़ी महँगी फ़िश हम खाते हैं और फ़िश जो है अगर आपसे श्रिम्प्स खरीदते हो और श्रिम्प्स कितने महँगे खुद होते हैं। आपका क्या ख़्याल है अगर रेस्टोरेंट वाला है, आप यकीन करिए रेस्टोरेंट में आप चले जाओ, आपको एक 1500 का वो डिश देगा और कहेगा ये किंग प्रॉन्स है और जब आप खाएँगे, आपके सामने प्लेट आएगी तो आप बेहोश होने वाले हो जाएँगे कि ये जंबो जिसे प्रॉन्स कहते हैं। जंबो तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पता नहीं क्या दे दिया इसने। तो लेकिन अब आप बैठे हुए हैं, गेस्ट आपके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे आप? शोर मचाएँगे? आपको चुप करके पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रही हूँ कि मिसकैलकुलेटेड परसेंटेज होती है कि वो इसलिए इतनी महँगी फूड रखते हैं कि वो खुद डिश जो चीज़ है, वो खुद रॉ मटीरियल इतना महँगा होता है, ठीक है? और इस आगे लिखा है बिज़नेस इज़ ओवरस्टाफ्ड मैंने ये 2 पॉइंट्स लिखे थे और ये दुनिया भर में इस चीज़ के ऊपर होता है कि ये पॉइंट्स यानी आपको चाहिए। तो ये आपको जी समझ में जो आएगा वो आपने पॉइंट्स बनाने हैं, आपने 2 मिनट उस पे लगाना है। पहले एक दफ़ा दिमाग में स्केच बनाया करो कि मैंने क्या करना है और फिर वो आपने रिपोर्ट लिख देनी है। आप एक ही रूल पकड़ लो, वही वाला इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, दैट्स इट। वही लफ्ज़ सीख लो, ठीक है? और मैं यहाँ पर भी अभी आपको जब क्लाउड पे रखती हूँ तो मैं लफ्ज़ चेंज करके दे देती हूँ। अभी मेरे पास ये 22 मिनट्स हो चुके हैं। आपके पास 18 मिनट है। हम पता क्या करने लगे हैं? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 एमसीक्यूज़ ठीक हो गया? ताकि हम थोड़ा-सा हमारा कहते हैं ना टेस्ट चेंज हो जाए। अब हम जा रहे हैं एमसीक्यूज़ करने और उसके 15 एमसीक्यूज़ सिर्फ़ करेंगे। फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। जनाब कॉपी पेंसिल सँभालें सब लोग और शुरू हो जाएँ और काम करना शुरू करें। ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो लास्ट वीक हमने करने थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा था। जी, यहाँ पर कुछ थोड़े से मिक्स किस्म के आपको मिलेंगे। पहला सवाल है, इफ इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रिप्रिमेंड वन ऑफ योर एम्प्लॉइज़, यू शुड डू सो। जब आपने किसी को रिप्रिमेंड किया होता है? जी, मैं सबा कह रही है डी आंसर है। मुस्कान कह रही है 1A। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये हमने पहले किए हैं, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि नहीं ये वाले हमने नहीं किए हुए। ऐसा ही है ना? ज़रा कन्फर्म कर लो। मुस्कान को याद होगा। अच्छा जी, आप कह रही हैं कि आपका जो आंसर है, वो आपने 1A किया है। ठीक है, नोट करते जाओ। 15 करने हैं, मैं भी आंसर दिखाती हूँ। कुछ लोग 1A कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। देखो प्रोफ़ेशनल होके सोचो, प्रोफ़ेशनल होके कि आप एक बॉस हैं, आपने एम्प्लॉयी को रिप्रिमेंड यानी उसको डाँटना है, उसको यानी स्कोल्डिंग जिसे कहते हैं, उसको कहना है कि इंसान बन जाओ। ठीक है, दूसरा पढ़िए। जी, हो गया? ओके, 2 का आंसर सब लोग डी दे रहे हैं। मुर्तज़ा उजाला ओके, अब थर्ड देखें। जी, नंबर 3 जी।
जी, मुर्तज़ा कह रहे हैं 3C है। और शाज़ेब भी कह रहे हैं 3C है। ठीक है। देखिए, आप मेरा ख़्याल है आप लिख रहे हो, यानी अपनी कॉपी पे लिख रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि मैं जब आपको इसका रिव्यू दूँगी यानी रिज़ल्ट दूँगी तो फिर आपको सही समझ आ जाए। नंबर 4 देखो। जी, डन? ओके। 5th देखिए। 4 का आंसर बी ज़्यादा लोगों ने कहा है। 5th को देखिए। नंबर 6। फाइव सी आंसर आए हैं आप लोगों के और 6 का ए आया है। ओके, 5 डी। ठीक है, देखते हैं। जी, अब आप 7 देखो। 8। 8 का मुर्तज़ा ने बी किया है और उजाला ने भी बी किया है। ओके, इसके बाद 9th देखो क्या है। और मेरा ख्याल है पढ़ लिया आपने। अब 10th वाला। 9 का सी उजाला ने दिया है और बाकी 10th पे क्या आंसर है आपका? 10th भी आ गया नज़र मुझे। हादी ने 10 ए दिया है। अच्छा जी, वे लेफ्ट विथ 10 मिनट्स हम यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है? और हम इसको फिर ये आगे इसको
करेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन आपसे शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट 10 का जी, फर्स्ट जो था आपका उसका आंसर ए है। बहुत से लोगों ने आप में से ए कहा था। ऑफिशियल आप लिखोगे उनको। और 2 जो था उसका डी है। अभी भी मुझे थोड़ा-सा कराते हुए भी फ़ील हो रहा था कि शायद ये हमने पहले किए हों क्लास में, आई डोंट रिमेंबर ये वाले। सारे नहीं किए इस पेज पे बहुत ज़्यादा हैं, बट मेबी मैंने किसी और क्लास को कराए हों। हाँ, हादी कह रही है कि हम ये कर चुके हैं, राइट। देखा ना मुझे याद आ गया था। ये आप लोगों ने किए हैं फिर, ओके चलें। 2 का फिर डी हमने किया हुआ है, फिर इसको मैं नहीं करती हूँ यानी एक्सप्लेन नहीं करती। और थर्ड वाला जो था वो सी है। फोर्थ वाला जो है दैट इज़ बी। 5 इज़ सी। जी, ठीक है, मैंने आपको तभी पहले आपसे कहा था। ऑलराइट, फिर आप साथ-साथ मेरी कर तो रहे थे। 6th one is A, 7th is A, फाइन, ठीक है। 8th one is B, 9th is C, 10th is A, ठीक है जी, 10 तक हमने किया है और आप कह रही हैं कि हमने इसको पहले भी किया है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं चेक कर लेती हूँ कि ये मेरे पास बहुत सारे हैं, ये तो एमसीक्यूज़ दे आर ऑन 14 पेजेज़। तो मैं जो रह गए हैं फिर मैं चेक अभी कर लेती हूँ, देन आई विल बी डूइंग विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा चलिए, अब मैं आपको अगेन आई वुड से कल केस स्टडी, केस मेथड लर्निंग करेंगे। अभी आपको क्लाउड पे शाम तक ये रिपोर्ट्स तीनों मिल जाएँगी। एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लो, इसके स्टार्ट एंड, ताकि जो कल हम रिपोर्ट लिखेंगे, यानी मैं केस मेथड तो आपको पढ़ाऊँगी, साथ एक रिपोर्ट भी हम करेंगे। तो मैं कल आज टाइम लगा है आपको रिपोर्ट के दोबारा से गाइड करने पर। कल मैं तो बिल्कुल नहीं गाइड करूँगी, कल मैं केस मेथड से आपको पढ़ाना शुरू करूँगी और फिर हम एक रिपोर्ट जो है, जब टाइम जैसे रह जाता है बाकी, तो उसमें हमें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? दैट वुड बी लाइक आपके पास मैक्सिमम हमें 20 मिनट्स चाहिए होंगे, 10 मिनट्स में आप रिपोर्ट का वो सारा स्केच बना लोगे, अपना स्टार्ट वगैरह लिखोगे और फिर मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर लूँगी। और अगले वीक में जब हम रिवीजन करेंगे, कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं, जो मैंने हर्टा मर्फी की बुक में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक टॉपिक होता है, जैसे जिस पर पहले बहुत सवाल आया करते थे, उसे कहते हैं जैसे प्लेजरिज्म होता है कि आप किसी की अ, यानी चीज़ को यूज़ कर लें, किसी की राइटिंग को यूज़ कर लें, उसको कहते हैं। फिर उसके अलावा आपने फ़ोर्जरी जो है कि आपने कैसे चीज़ों को यानी किसी की जगह पे आपने करनी, साइन वाइन कर देते हैं, वो उसमें है। फिर उसके अलावा कुछ है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इसके ऊपर सवाल कभी-कभी आते थे, तो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, वो मैं आपको साथ ही करवा के साथ ही समझा दूँगी। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो मेरे ज़हन में है कि मुझे आपको करवानी है। और बस जी, अ, बस खत्म हो गया आज का ये टॉपिक। कोई और बात अगर कहनी हो तो बता दें आप लोग। ओके, चलें ठीक है। अब आप अपना बहुत ख़्याल रखिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने यानी रिवीजन तो मैं आपके साथ करूँगी, साथ-साथ आप करते जाना। लेकिन प्लीज़ आप लेटर और रिपोर्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो। और फिर एक कोई बात होगी कि थोड़ी देर के लिए आपको मैं लेटर और मेमो को भी एक दफ़ा ब्रीफ कर दूँगी। तो सारे फॉर्मेट जो है मिक्स अप ना करना। मेमो का एक ही फॉर्मेट है, चाहे रिपोर्ट में यूज़ करो, तो चाहे तुम यूज़ करो इसे आम मेमो विदिन योर लाइक इंटर ऑफिस मेमो जिसे कहते हैं।
और लेटर का भी एक ही फॉर्मेट है। अगर आपको पूरा एड्रेस देगा तो आपने रिपोर्ट के टॉप पे इसी तरह लिख देना है। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आपने सिंपली कंपनी का नाम और आगे अपनी जो है रिपोर्ट ऑन समथिंग लिखकर आपने डियर सर लिखा, डेट लिखी और रिपोर्ट लिख सकते हो, और योर सिंसियरली अपना सिग्नेचर नाम लिख के डेजिग्नेशन नीचे लिख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो उसके पार्ट्स हैं रिपोर्ट्स के वो आप याद कर लेना, जो उसके स्ट्रक्चर उसका सारा था। ठीक है जी। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं है, कल, आई एम सॉरी, कल मिलेंगे। इतनी क्लासेस हो जाती हैं तो आई फॉरगेट थिंग्स। ओके, इंशाल्लाह कल क्लास है हमारी।